हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ लघुत्तरीय प्रश्नों की को लेकर के। लघुत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ मैंने निकाला था, उसी के अंतर्गत ये वीडियो भी है। इसमें हम लोग 10 प्रश्न करेंगे और क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 परिवहन से ये प्रश्न उठाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये एंड तक बने रहना है बच्चों, और एक बार आपने इसे एंड तक देख लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि 2023 में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं तो परिवहन नामक चैप्टर से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आ सकते। ठीक, इसके बाहर से नहीं आएगा। पहला प्रश्न है बच्चों कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम तथा फ्लोएम में निम्न अंतर है। क्या अंतर है बच्चों? हाँ, तो जब भी अंतर वाले प्रश्न पूछे जाए ना तो आपको अपने पेज को इसी तरीके से 2 हिस्से में बांट लेना है और फिर लिख देना है। तो यह जल तथा घोलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम के बारे में बिल्कुल सही बात है। और ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम को जल संवहक उत्तक भी कहा जाता है और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो कि इसमें जो परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है और इसमें बहुदिशीय होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत है। अगला है रक्त के 2 कार्य लिखें। 2 नंबर का प्रश्न है ना जी, तो आपको बस टू द पॉइंट आंसर देना है। अगर एक लाइन में भी आंसर आप दे पा रहे हो ना, अपने बातों को समझा पा रहे हो, इट्स ओके। विज्ञान है ये, 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो रक्त के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तकों में ऑक्सीजन पहुंचाना, रक्त का कार्य होता है। और दूसरा है रक्त जो है वो पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। ठीक, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना उत्तकों तक और पोषक तत्वों के परिवहन में भी सहायक होता है। ठीक है, तो 2 कार्य हो गए बच्चों। ओके, लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करना है। लसिका के बारे में बताना है बच्चों। तो लसिका रुधिर के समान श्वेत तरल संयोजी उत्तक है। लसिका जो है वो रुधिर के समान तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन ये श्वेत होता है। ठीक, यह रंगहीन होता है, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। लसिका उत्तकों को गीला बनाए रखने का कार्य भी करता है। ठीक है बच्चों, अब जरा लसिका के कार्य देख लेते हैं। तो लसिका उत्तकों तथा भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। ठीक, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का कार्य करती है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं और शरीर के घाव भरने में भी सहायक होती है। ठीक है बच्चे, ये हो गए लसिका के कार्य। चौथा प्रश्न है बच्चों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। बड़े एवं पुराने वृक्ष के तनों में लेंटिसेल द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसीय आदान प्रदान के लिए विशेष परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। खास करके ये पत्तियों में होता है, जो उसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो इस रंध्र के द्वारा होता है। इसके अलावा भी पौधे के जड़ से भी होता है गैसों का आदान प्रदान, पौधे के तने से भी गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चे, इसके लिए अलग से कोई परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट विसरण के द्वारा ये चीज़ हो जाता है। धमनी और सीरा में अंतर बताना है बच्चों। बहुत अच्छा, तो ये फिर से एक बार अंतर वाला प्रश्न आया है, तो हमने 2 हिस्से में बांट दिया पेज को। अच्छा, धमनी के बारे में, तो ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। रुधिर से हृदय, ये अच्छा क्या बोलो, ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है ना। रुधिर को मतलब खून को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। सीरा, ये रुधिर को सभी अंगों से जमा करके हृदय तक ले जाती है। मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से खून को, ये ब्लड को इकट्ठा करती है और कहाँ पहुँचाती है, हृदय को पहुँचाती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। सीराओं, ये धमनियों में ऑक्सीजन वाला खून दौड़ता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। इसमें कपाट नहीं होते और इसमें कपाट होते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें कपाट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादपों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम संवहन उत्तक द्वारा होता है। देखो, पादपों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, ये सब जानता है। इसमें ना चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं जो पौधों को एक निश्चित भाग में से निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक पहुंचाती है। देखो बच्चे, चालनी नलिकाएं क्या करती हैं, तो पौधों के एक निश्चित भाग में भोजन का निर्माण होता है। ठीक, और वहाँ से वो शरीर के पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा एक कोशिका के दूसरी कोशिकाओं के मध्य खाद्य पदार्थों का संवहन करती है। मतलब कि
एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं के मध्य खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संवहन, यानी कि एक कोशिका से दूसरा कोशिका, दूसरा से तीसरा कोशिका खाद्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन करता है बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है। जल और खनिज लवण का कैसे परिवहन होता है ये पूछा जा रहा है। तो पादपों में जल का स्थानांतरण जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। इसमें वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं पाई जाती हैं जो मूलतः जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें जल तथा खनिज लवणों का परिवहन एक दिशीय होता है, मतलब कि हमेशा जड़ से पत्तियों की ओर होता है परिवहन, एक दिशीय होता है। ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है रक्त और लसिका में अंतर लिखें। अंतर वाला प्रश्न एक बार फिर से आया तो दो हिस्से में बांट दिया। तो रक्त के बारे में यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है और लसिका में लिखेंगे कि यह श्वेत संवहनीय संयोजी उत्तक है। ठीक, रक्त में लिखेंगे कि इसमें आरबीसी पाए जाते हैं और लसिका में लिखेंगे कि इसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। रक्त में लिखेंगे कि इसका रंग लाल होता है और इसमें लिखेंगे कि इसका ये रंगहीन होता है। ठीक है बच्चों, गुड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखो, ऑक्सीजन शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन नहीं बल्कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिखना कि हीमोग्लोबिन शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन प्रश्वास द्वारा का मतलब होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिखना बच्चों, वो गलती से ऑक्सीजन लिखा गया। ठीक है, प्रश्वास का मतलब जो सांस लेते हैं ना वो वाला, द्वारा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन से संयोग करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है, उसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। समझ में आ गया कि मतलब हम जो सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य में पदार्थों के परिवहन के लिए या परिवहन में भाग लेने वाले अंगों एवं उत्तक आपस में मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब किसी भी मनुष्य में या जीव में जो पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले अंग हैं ना, वो सारे के सारे मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं बच्चों। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर वाहिनियाँ, हृदय एवं लसिका आते हैं। ठीक, ये सारे के सारे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि रक्त के जमने में पट्टिका अणुओं की क्या भूमिका है? तो रक्त के जमने में पट्टिका अणु मतलब प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कटे फटे स्थान से रक्त को बाहर निकलने से रोकता है तथा रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु भी कहते हैं। ये वाला नाम जरूर याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर बताएं। तो अंतर वाला प्रश्न एक बार फिर से है तो दो हिस्से में बांट दिया, बाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण। बाष्पोत्सर्जन के बारे में लिखेंगे कि यह एक शारीरिक क्रिया है, अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। स्थानांतरण में लिखेंगे कि यह एक भौतिक क्रिया है। बाष्पोत्सर्जन में लिखेंगे कि पौधों में जल का वायवीय भागों द्वारा जल बाष्प के रूप में निष्कासन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब कि पौधों में जल का वायवीय भागों के द्वारा, खास करके पत्तियों के द्वारा जल का बाष्प के रूप में बाहर निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वहीं स्थानांतरण की बात करें तो पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन स्थानांतरण कहलाता है। मतलब कि नीचे से जल वगैरह को पकड़ करके ऊपर जो लेकर के जा रहा है ना, यह स्थानांतरण कहलाता है बच्चों। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है बच्चे? तो परिवहन के एक चक्र पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे ही द्विगुण परिवहन कहते हैं बच्चों। अब आप लोग ये तो समझ पा रहे होंगे ना कि हाँ, ये रक्त जो है वो एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताना, या तो अपना वीडियो देख लेना एक बार। चलो मैं बता ही देता हूँ। ये हमारा हृदय होता है यहाँ पर, ये है शरीर के विभिन्न अंग यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है बच्चों? फेफड़ा है। तो यहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त जो जा रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों से वो यहाँ जाता है और इसको ये कहाँ भेज देता है? फेफड़े में। और फेफड़ा में ऑक्सीजन वगैरह जो भी इसमें से है वो जाता है यहाँ से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल करके, और फिर ये यहाँ आता है, ऑक्सीजन लोड होकर के यहाँ आता है और आकर के फिर यहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। तो देखो, ये वाला खून यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और निकालने के बाद फिर से यहाँ ऑक्सीजन लोड करके भी यहाँ तक पहुँचा, तो हृदय में कई बार गया। देखो दिखा देता हूँ। यहाँ से
मान लेते हैं कि यहाँ से एक खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसे गया हृदय में पहुंचा, हृदय इसको पंप कर दिया फेफड़े में, फेफड़ा इसमें से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लिया, ऑक्सीजन लोड कर दिया। अब ये फिर से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखो 2 बार हुआ ना। और फिर अब ये हृदय इसको पंप करेगा शरीर के विभिन्न अंग तक। तो यहाँ पहुँचने में ये खून कितना बार हृदय में गया, 2 बार, एक बार जाने के क्रम में और एक बार आने के क्रम में। इसी को बोलते हैं द्विगुण परिवहन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा लेना बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।